अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी भारत में रहने वाला एक मुसलमान हूं। उसी भारत में रहने वाला मुसलमान हूं जिस भारत में अब डर लगने लगा है। बेशक ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये लगातार बातें होती रही हैं, लेकिन आज मैं अगर कह रहा हूं तो इसके पीछे लॉजिक है। बगैर लॉजिक के बात करना मुझे नहीं आता। उत्तर प्रदेश के संभल में एक याचिका दायर की गई कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है और बाबर ने अपने दौर में यह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया था। कोर्ट ने 4:30 बजे सुनवाई पूरी की और ऑर्डर दे दिए मस्जिद के सर्वे का। 6:30 बजे टीम पहुंच गई। टीम ने सर्वे भी कर लिया। वहां के लोगों ने सपोर्ट किया, समर्थन किया। जी हां, वहां के मुसलमानों ने समर्थन दिया। सर्वे पूरा हो गया, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ खबरें फैल गईं कि आखिर जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया और कोई बात बिगड़ी क्यों नहीं। समझ में आया उन लोगों के जो लोग भारत को लड़ाकर मार देना चाहते हैं, भारत को पीछे ढकेल देना चाहते हैं। उन लोगों ने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचने के बाद एक बार फिर से हिंदू लोगों की एक सभा लेकर के, जी हां यही कहूंगा, हिंदू संगठनों की सभा लेकर के नारे लगाते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद में घुस गए। ये बातें आपको सब लोग इस तरह नहीं बताएंगे जैसे मैं बता रहा हूं। वीडियो को लोगों तक पहुंचाना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसमें घुस गए। सर्वे टीम के साथ, सर्वे टीम भी गई, साथ में हिंदू सभा की तरफ से जो भी वकील था, हिंदू टीम की तरफ से जो वकील था वो भी मौजूद था। और बिना किसी नोटिस के वहां पर नारे लगाते हुए, हिंदूवादी नारे लगाते हुए मस्जिद के अंदर घुस गए और सर्वे करना शुरू कर दिया। सर्वे हुआ था और आज दूसरी बार बेशक ये सर्वे अवैध माना जा सकता है अगर कानून और संविधान के तहत, जो कि संविधान दिवस आज ही है भारत में। अफसोस कि जो बचा नहीं है उसका दिवस हम मना रहे हैं। संविधान के तहत यह अवैध है कि बगैर किसी नोटिस के आप सर्वे करने पहुंच गए। संविधान के तहत यह भी अवैध है कि आप एक पार्टी की सुनते हैं और दूसरी पार्टी की सुनवाई भी नहीं होती है और आप सर्वे का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन अदालत ने दिया है तो सही ही दिया होगा। संविधान के विरुद्ध यह भी है कि आप एक पार्टी के लोगों को लेकर के पहुंच जाते हैं, जबकि वहां पर लोगों की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। धीरे धीरे करके लोगों को पता चलता है, लोग इकट्ठे होते हैं। एक बार आपको और बताते चलें कि धारा 144 जो पहले हुआ करती थी, अब धारा 163 हो गई है, वो भी लगी हुई थी। लेकिन 100 से ज्यादा लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद में घुस रहे थे और पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था, उसने कोई दखलंदाजी नहीं की। धारा 163 के तहत 5 लोगों से ज्यादा एक जगह लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, लेकिन 100 लोगों से ज्यादा आप एकत्रित हो सकते हैं अगर आप तिलक लगा करके जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है। खैर, धीरे धीरे करके लोगों को पता चलने लगा कि 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ मस्जिद के अंदर घुस रही है। जाहिर है मुसलमान पक्ष इकट्ठा होगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि सर्वे हो रहा है। उसे तो यह पता था कि सर्वे हो चुका है। रिपोर्ट 29 नवंबर को देनी थी, पेश करनी थी, लेकिन उससे पहले ही डीएम साहब के ऑर्डर पर दूसरा सर्वे शुरू हो गया। जी हां, 100 लोगों के साथ, 100 से ज्यादा लोगों के साथ, एक पक्ष के 100 से ज्यादा लोगों के साथ मस्जिद के अंदर घुसा गया और जिसकी मस्जिद थी उसे नोटिस तक नहीं दी गई थी। जी हां, धीरे धीरे करके वहां के आपस के लोगों को पता चलता गया और लोग इकट्ठे होते गए। याद रखिएगा, धारा 163 लगी हुई है। लोग इकट्ठे होते गए। पुलिस प्रशासन मौन था, क्योंकि पुलिस प्रशासन चाहता था कि वहां पर लोग इकट्ठे हों और हम लाठीबाजी करें, क्योंकि जब भीड़ इकट्ठे हो रही थी तो पुलिस ने उसे तितर बितर करने की कोशिश नहीं की। जब 100 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर के मस्जिद के अंदर घुस रहे थे दूसरे धर्म के लोग, तब भी नहीं रोका गया, क्योंकि भीड़
इकट्ठे करनी थी और पुलिस ये चाहती थी कि लोग इकट्ठे हों, हम गोलियां चलाएं। खैर, भीड़ इकट्ठे हुई। जाहिर है कि जब एक तरफ से जय श्री राम के नारे लगेंगे तो दूसरे तरफ से चूंकि उसकी ही मस्जिद है तो फिर उनके अल्लाह अकबर के नारे भी लगना लाजमी है। नारे भी लगे होंगे, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, कोई बात नहीं। अगर आप जय श्री राम के नारे लगाते हुए किसी मस्जिद में घुस सकते हैं तो उस मस्जिद के बाहर खड़े मुसलमान अगर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो यह अवैध और असंवैधानिक नहीं होता है। खैर, आगे और सुनिए। पुलिस देखती है लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसके समझ में आता है कि और लोगों को इकट्ठे होने दो ताकि हमें गोलियां चलाने में आसानी हो। खैर, कुछ देर के बाद लाठियां चलती हैं, ईंटें चलते हैं, पत्थर चलते हैं। आपको यह भी बता दें कि पुलिस वालों के फोटो मैंने पहले भी पोस्ट कर रखा है सोशल मीडिया पर। पुलिस वालों के फोटो हाथ में पीछे पत्थर छुपाए हुए मैंने पोस्ट कर रखी है। आपको पता होना चाहिए कि ये पत्थर कहां से आते हैं, इसलिए मैंने वो फोटो लगा रखी है और यहां भी लगाए दे रहा हूं। खैर, लाठियां चलती हैं, पत्थरबाजियां होती हैं। अगर वकील की माने, मुस्लिम पक्ष के वकील की माने, प्रेस वार्ता करके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वकील ने यह बताया है कि मेरे सामने की बात है, डीआईजी, एसपी और डीएम गोली चलाने के बारे में बात कर रहे थे। करें, मैं गया था तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? डीआईजी, एसपी और डीएम गोली चलाने के बारे में बात कर रहे थे। जी हां, उसके बाद गोलियां चलती हैं। 3 लोग ऑफिशियल, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ऑफिशियल 3 नौजवान मारे जाते हैं। एसपी और डीएम कहते हैं कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, जबकि पुलिस का वीडियो वायरल होता है कि पुलिस वाला यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि सब लोग एक साथ गोली चलाओ, इनकी मां का डैश 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 डैश। सब लोग एक साथ गोली चलाओ, इनकी मां का डैश डैश डैश। आपको याद होगा कि पिछले दिनों चुनाव में एक महिला वोटर पर एक पुलिस वाले ने रिवॉल्वर तान दी थी और गोली मारने की धमकी दे रहा था। आपको यह भी याद होगा कि संभल में कुछ दिन पहले एक मुस्लिम व्यक्ति एक चोरी में पकड़ा जाता है और एसपी साहब यह कहते हैं कि दोबारा अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो भेजे में गोली मारूंगा। आगे से अगर मुझे दिखे तो उसके अंदर भी चोरी करके उसकी टांग पर गोली मार करके पुलिस ने पकड़ा था और पुलिस ने जब पकड़ लिया, हॉस्पिटल में एडमिट था। एसपी साहब वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगली बार भेजे में गोली मारूंगा। एसपी साहब बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, और उन्होंने भेजे में ही गोली मारी। जो 3 नौजवान मारे गए हैं उनके पैरों पर गोलियां नहीं लगी हैं, उनके भेजे में और सीने पर गोलियां लगी। जी हां, वो तीनों मुसलमान हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष आपस में लड़ गए, पता नहीं गोली किसने चलाई, जबकि वीडियो यह साफ बताता है कि पुलिस वालों ने गोली चलाई। उसमें फायरिंग की आवाज भी मौजूद है, फायर करते हुए भी वीडियो मौजूद है। फिर पुलिस ये क्यों कह रही है कि गोली हमने नहीं चलाई? क्या पुलिस अवैध हथियार से गोली चलाती है? इस पर भी निगाह रखनी होगी। जी हां, हो सकता है कि लाइसेंसी बंदूकों से अब फायर ना किए जा रहे हो। मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस या भारत की पुलिस मुसलमानों के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र बना सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उसे शय मिली हुई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और यही होता आया है। उसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, सैकड़ों मुसलमानों को अरेस्ट किया जाता है इंटरनेट बंद करके, ताकि खबरें बाहर न जाएं। तमाम महिलाओं को भी अरेस्ट किया गया है ताकि खबरें बाहर न जाएं, इसलिए इंटरनेट बंद है। सवाल यह उठता है कि जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दूसरी बार अवैध सर्वे क्यों हो रहा था? जय श्री राम का नारा लगाते हुए 100 लोग, सैकड़ों लोग मस्जिद के अंदर क्यों घुस रहे थे? उनका क्या काम था? सवाल यह भी है कि पुलिस ने गोलियां क्यों चलाई,
सवाल यह भी है कि डीएम और एसपी झूठ क्यों बोल रहे हैं। सवाल यह भी है कि वहां की महिलाओं को क्यों उठाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि वहां के सांसद जो वहां पर मौजूद भी नहीं थे, उस वक्त वो संभल डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं थे, उनके ऊपर एफआईआर क्यों है। आपने देखा था बहराइच में भी दंगा हुआ था, दंगा करने वाले हिंदूवादी थे, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, वहां पर गोलियां भी नहीं चली थी, वहां पर लोगों के अरेस्ट भी नहीं हुए हैं, प्रॉपर्टी को जलाने के लिए भी नहीं अरेस्ट हुआ है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी अरेस्ट नहीं हुआ है, घरों को लूटने के लिए अरेस्ट नहीं हुआ है, किसी तरीके कोई अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन मुसलमान बस्तियों को उजाड़ने के लिए जो एक नया षड्यंत्र बनाया है भारतीय पुलिस ने, इसमें वो सफल। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें होंगी। वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों से बताइएगा कि आखिर संभल में क्या चल रहा है। अफसोस कि हम भारत के मुसलमान हैं। जी हां, अब अफसोस ही करना पड़ेगा।